सारे साथी यहाँ बैठे हैं और भापसा के साथी जो है पिछले काफी दिनों से अम्बेडकराइट और बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा है उसको फैलाने के लिए पूरी जेएनयू में जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले भापसा के साथियों का अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और जितने भी साथी तमाम देश की अलग अलग यूनिवर्सिटी से अम्बेडकर आंदोलन से जुड़ी इंडिपेंडेंट जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मंच पर बैठे सभी साथियों को मेरा जय भीम जय भारत। साथियों, मैं अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के बारे में पहले आपको 4 से 5 मिनट में अपना बताना चाहूंगा, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे को यहाँ भेजा है। उस ऑर्गेनाइजेशन की बदौलत मैं यहाँ खड़ा होकर जेएनयू जैसे इतने बड़े शिक्षण संस्थान में अपनी बात रखने का मेरे को मौका मिला। अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन जो है एक पंजाब यूनिवर्सिटी की नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जिसका क्लियर मतलब है हमारा एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हमने हमारे सीनियरों ने लिखा हुआ है कि ना तो हम कोई इलेक्शन लड़ेंगे और ना ही हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या कोई भी पार्टी है उसको हम अपना समर्थन देंगे। हम अपना काम जो करेंगे वो बाबा साहब की विचारधारा पर, तमाम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर काम करेंगे। और 18 सितंबर 2001 को पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रांगण में अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन का जो है स्थापना दिवस मनाया गया। इसके साथ साथ अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन ने जो है 2001 से लेके और जब हम 2026 में बात कर रहे हैं तो अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन का जो काम है वो सारा का सारा काम जो है पॉलिसी के ऊपर है। जब तक है अगर बाबा साहब की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी क्या है, वो पॉलिसी जो भारतीय संविधान के द्वारा जिसको मान्यवर साहब काशीराम ने कहा है कि जो भारतीय संविधान है ये 1 दिन का या 2 साल 11 महीने 18 दिन का संघर्ष नहीं है। ये जो भारतीय संविधान है ये बहुजन महापुरुषों का 200 सालों का जो संघर्ष है और उसका निचोड़ है जिसको बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिनों में जो है दिन रात मेहनत करके जिसको एक दस्तावेज में जो है जोड़ने का काम किया, तब जाकर ये भारतीय संविधान बना। और ये 1-2 दिन का काम नहीं है, पूरे 200 सालों का जो संघर्ष है उसका काम है जो महात्मा ज्योतिबा फुले से शुरू होता है, जो माता सावित्रीबाई फुले के संघर्ष से शुरू होता है, जो 1 जनवरी 1848 से शुरू होता है जब इस देश में पहली बार जो है ब्राह्मणवाद, मनुवाद और तमाम जो ताकतें जो है जो महिलाओं को जो स्कूल जाने से रोकती है, जो सुधर अति सुधर जो लोग हैं उनको स्कूल जाने से रोकते हैं। तो जब ज्योतिबा फुले जो दंपति है उसने जो है पहला स्कूल जो अगर ना खोला होता तो शायद आज भारतीय संविधान ना बना होता, शायद आज हमारे बीच में बाबा साहब ना रहे होते और शायद आज हमारे बीच में मान्यवर साहब काशीराम ना रहे होते और शायद आज जो पार्लियामेंट में जो हमारे नेता लोग बैठे हैं वो ना होते और शायद 4 बार की यूपी की जो 4 बार की मुख्यमंत्री बनी है माननीय बहन जी हमारे बीच में ना होते। तो इसका जो क्रेडिट है सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली मुस्लिम समाज की जो पहली शिक्षिका रही फातिमा शेख को जाता है। इसके लिए अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन उनको बार बार नमन करता है। और आगे मैं जब अपने अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन की बात करता हूं, जो मैं पॉलिसी की बात कर रहा था, सबसे पहले जब किसी भी यूनिवर्सिटी में चाहे जेएनयू की हम बात करें चाहे अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन पंजाब यूनिवर्सिटी की जब हम बात करते हैं देश की तमाम जब यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो सबसे पहला काम होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का। जब हम एडमिशन लेते हैं तो सबसे बड़ा हथियार जो सबसे बड़ा उनके पास ताकत है वो एक ही ताकत है कि हमें एडमिशन किसी ना किसी तरीके से ना दिया जाए और वो उसके लिए वो षड्यंत्र रचते हैं आरक्षण को पूरा लागू ना करने का। तो अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन का काम जो है वो सबसे बड़ा काम रिजर्वेशन पॉलिसी का है कि रिजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी और वो इंप्लीमेंट होगी एडमिशन में भी होगी, हॉस्टल में भी होगी, इसके साथ साथ नॉन टीचिंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट में भी होगी और टीचिंग जो पोस्ट है उसके अंदर भी होगी। लेकिन जब देखने को मिलता है कि हमारे ही लोग, हमारे ही कुछ साथी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो मैं काफी देर से सुन भी रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स रहेंगी क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स ये है कि हमने पॉलिसी नहीं पढ़ी है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने पॉलिसी नहीं पढ़ी है। अगर पॉलिसी पढ़ी है तो उसके ऊपर हम इंप्लीमेंट नहीं करा पाए। हम आपका एग्जांपल लेते हैं, पूरे देश में शायद पंजाब यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जिसमें अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है वो इंप्लीमेंट करवा रखी है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की जब हम बात करते हैं तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पे 0 फीस के ऊपर शेड्यूल कास्ट पे और बैकवर्ड क्लास के बच्चों का, शेड्यूल ट्राइब के बच्चों का एडमिशन होगा 0 फीस के ऊपर। आपको सिर्फ सिक्योरिटी फीस पर सबमिट करनी है और एडमिशन लेना है जिसमें आपकी ट्यूशन फीस, एग्जामिनेशन फीस सब एग्जाम करती है। ये एक प्रॉब्लम है कि हम अपनी पॉलिसी को पढ़ नहीं पाते। अगर हमने पढ़ ली तो उसको इंप्लीमेंट नहीं करवा पाते।
लेकिन ये नहीं है कि अगर हमने इंप्लीमेंट करवा दी, लागू करवा दी, तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं, इससे पहले चाहे जो मर्जी सरकारें रही हो, आज नागपुर से चलने वाली सरकार जो है, जो आरएसएस बीजेपी और उसके नीचे जो दलाल लोग, एक संगठन जो काम करते हैं एबीवीपी जिसका नाम है, वो जो षड्यंत्र रचकर उस पॉलिसी को बंद करते हैं। 2022 में पंजाब यूनिवर्सिटी में अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन की बदौलत 38 दिन के धरने की बदौलत पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को दोबारा से हमने लागू करवाया। जिन बच्चों की पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर 200 कॉलेज आते हैं साथियों, पूरे पंजाब के 200 कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर है। हमारी यूनिवर्सिटी का बजट 960 करोड़ के आसपास है, एक साल का बजट है। आप सोचो वहां फिर भी जो है शेड्यूल कास्ट के बच्चों को जो है परेशानी आती थी। मैं सुन रहा था कि हमें परमिशन के लिए इश्यू होता था, मैं कहता हूँ हमें नहीं होता, हमें नहीं होता। अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से मैं बफ्सा के इस मंच पे खड़े होकर कहता हूं कि मैं अब यहां से अपनी कोई अनाउंसमेंट करूंगा कि हमें कल प्रोग्राम करना, हम सब मेल करेंगे। हमें वो ताकत अपने अंदर बनानी पड़ेगी, हमें वो जज्बा अपने अंदर बनाना पड़ेगा, तब जाकर हमारे काम होंगे। हमारे जो साथी है, मैं 4 दिन मुखर ताल पे बैठा, पूरी पंजाब सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो कहती है कि हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, ये आम आदमी की पार्टी ने पंजाब में सरकार है। इन्होंने शेड्यूल कास्ट के जो बच्चों का हमने अधिकार लेके दिया था, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में लेके दिया था, उसको बंद करने का काम किया। 4 दिन में भूख हड़ताल में बैठा, तमाम साथियों ने संघर्ष किया, 20 दिन तकरीबन हमारा संघर्ष चला। उसके बाद हमने स्कीम को जो दोबारा से लागू करवाया, उस स्कीम को दोबारा लागू करवाने का मतलब क्या है कि 1 साल में तकरीबन 1 से 2 लाख बच्चे पूरे पंजाब में और पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे जो बच्चे हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हैं, सेकंड ईयर के हैं, थर्ड ईयर के हैं, उनको जो है एडमिशन अपना फ्री में मिला है। अगर उनको फ्री में एडमिशन मिला है तो वो आज अपनी डिग्रियां लेके अपनी जो है जॉब कर रहे हैं। अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन 2001 से 2026 तक आज हम आ गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 95+ रेशो जो है हमारे एसोसिएशन के सीनियर मेंबरों की और मौजूदा मेंबरों की ये है कि सब के सब गवर्नमेंट जॉब पे है। अगर और गवर्नमेंट जॉब पे भी है तो ऐसे नहीं कि ग्रुप डी में है, कि वो जज भी लगे हैं, वो प्रोफेसर भी बने हैं, और मेरी यूनिवर्सिटी के तो जो हमारे फाउंडर मेंबर है वो आज एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी है। मैं कहता हूं कि हमारे अंदर इतनी जज्बा होना चाहिए, हमारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए, हमें इतनी पॉलिसी की समझ होनी चाहिए कि हम उसको इंप्लीमेंट करवा पाए। तब जाकर चाहे नागपुर से सरकार चला ले या फिर चाहे दिल्ली के किसी भी ऑफिस से सरकार चला ले, अगर हमारे अंदर जज्बा है, अगर हमारे अंदर चीजें हैं, तो हम उसको इंप्लीमेंट करा के मानेंगे। बादशाह ने जो यह ऑर्गेनाइज किया है, ये प्रॉब्लम्स को लेके था कि यहाँ किस यूनिवर्सिटी में क्या समस्या आ रही है, लेकिन मैं कहता हूं कि इसका सॉल्यूशन पे ही बात होनी चाहिए। हम अपनी प्रॉब्लम्स पे बात ना करें, हम वही बात ना करें कि हमारे साथ ये होता था। मैं कहता हूं कि हम बात करेंगे कि हमारे साथ होता था लेकिन हमने बंद किया, और आगे हम बताएंगे कि हम अपना रास्ता जो है कैसे चुनेंगे। वो रास्ता मैं अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से आपको बताना चाहता हूं। प्रॉब्लम्स क्या होती है कि जब हॉस्टल की एलोकेशन होती है तो उसमें 15% शेड्यूल का, 7.5% शेड्यूल ट्राइब, इसका रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर मतलब उनको एलोकेशन देना पड़ता है। लेकिन जितनी भी देश में यूनिवर्सिटीज है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, उसके अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास और तमाम एआईसीटी या तमाम जितने भी जो डिपार्टमेंट है, जो सेंटर के डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंटों के द्वारा जो है फंड दिया जाता है। वो फंड दिया जाता है, किस चीज के लिए बजट दिया जाता है? वो बजट दिया जाता है कि इस यूनिवर्सिटी में शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग से हॉस्टल बनाया जाए, उनके लिए हॉस्टल बनाया जाए ताकि उन बच्चों को यूनिवर्सिटी के अंदर ही हॉस्टल मिले और वो अपनी एजुकेशन जो है वो फ्री में कर पाए। जब 1991 में, 1992 में, 1996 के आसपास हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी में वो बजट आया था और उस बजट से जो है हॉस्टल हमें पता चला कि 2009 के आसपास के ऐसा कुछ हुआ है। हमने आरटीआई लगाई, जवाब नहीं दिया, कमीशन में गए, जवाब नहीं दिया, फिर हम कमीशन में गए, चेतावनी दी कमीशन को भी कि अगर आपको सरकार के इशारे पर अगर काम करना है तो माननीय चेयरमैन महोदय आप अपना इस्तीफा दे दो, हम अपनी लड़ाई आप लड़ लेंगे और उस कमीशन को आप बंद कर दो। तो मजबूरन जो है उस टाइम पे जो है दिल्ली हमारे चंडीगढ़ के जो डायरेक्टर थे उनको बदला गया और एडिशनल चार्ज देकर प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार चन्नैना को लगाया गया। जब डॉक्टर राजकुमार चन्नैना को लगाया तो उनके साथ हमारी बहस हुई। हमने 2 चीजें डॉक्टर राजकुमार चन्नैना के कार्यकाल में करवा के दी। सबसे पहला काम यह था कि जो सीटेट के ऊपर कैटेगरी मेंशन करना इन्होंने शुरू कर दिया था, उससे पहले कभी भी नहीं होता था।
सीटेट के सर्टिफिकेट पे जब अवार्ड लेटर आता है उसके ऊपर कैटेगरी कभी मेंशन नहीं होती थी। इन्होंने बड़े षड्यंत्र के तहत उसके ऊपर कैटेगरी मेंशन करनी शुरू की कि अगर इसका मतलब जो भी होगा तो पहले ही मतलब कैटेगरी मेंशन हो जाएगी और जो अंदर लोग बैठे हैं, जो सिलेक्शन कमेटी में पैनल में जो लोग बैठे हैं, उनकी मंशा जो है क्लियर हो जाएगी कि इसको रखना है कि नहीं रखना है। तो सबसे पहला काम हमने जो है सीटेट के ऊपर और नेट के ऊपर भी, इवन जो नेट का जो सर्टिफिकेट आता है उसके ऊपर कैटेगरी मेंशन होती थी। आज जो पूरे देश का बना हुआ है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट को बोला गया है, लेकिन हरियाणा में जब हम बात करते हैं, पंचकुला में तकरीबन 2 महीने से ज्यादा से वो लोग आज धरने पे बैठे हैं। वो लोग कौन है? वो शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास और उस समाज के लोग हैं जिनको एक फंसा दिया गया 35% की कैटेगरी के उसमें कि 35% अगर आपका आएगा तो ठीक है, अदरवाइज हम आपको बाहर रखेंगे। 116 पोस्टें थी असिस्टेंट प्रोफेसर की कॉलेज कैडर में, मात्र 18 जो है उन्होंने भर्ती करने का काम किया, जिसमें से 1 या 2 शेड्यूल कास्ट होगा, बाकी एक भी बैकवर्ड नहीं। और हरियाणा में तो इन्होंने षड्यंत्र के तहत आरक्षण भी जो है डीएससी और एससी में कर दिया, हमारे बीच में फाड़ डाल दी। तो मैं कहता हूं साथियों, ये सम्मेलन जो है वापसा नहीं किया, प्रॉब्लम्स वही है, मैं वही बात करूंगा, लेकिन मैं सॉल्यूशन ये बता रहा हूं कि हमें एक जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वापसा के मंच से जो है बनना चाहिए। शुरुआत इनकी है तो सारा भी इनके सर पे जाना चाहिए। सबसे पहला काम पूरे देश में स्कॉलरशिप के ऊपर होना चाहिए। इस देश में तमाम स्कॉलरशिप है जो बंद कर दी गई है। मुस्लिम समाज को लेके जो माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप होती थी, जब स्मृति ईरानी जो शिक्षा मंत्री बनाई, इसने उस स्कीम को बंद किया। मौलाना आजाद जो स्कीम होती थी, जो नेट के बाद अगर नेट के और जेआरएफ के बीच में अगर कुछ नंबर रह जाते हैं तो कुछ परसेंटेज वाले बच्चों को 1% को जो है मौलाना आजाद जो है स्कीम के तहत फेलोशिप दी जाती थी, लेकिन इन्होंने बंद की। उसके बाद राजीव गांधी फेलोशिप का जो नाम था इन्होंने चेंज किया। मैं कहता हूं कि इस देश में सबसे बड़ा घोटाला जो है वो स्कॉलरशिप के ऊपर। हरियाणा की अगर मैं बात करूं, जब कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री उस टाइम पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, दिल्ली में कॉमनवेल्थ हुआ था, शेड्यूल कास्ट वेलफेयर फंड से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जितना पैसा बचा हुआ था सारा का सारा ऑन रिकॉर्ड इन्होंने जो है कॉमनवेल्थ उसमें दे दिया। मैं कहता हूं कि पहला एजेंडा हमारा जो है स्कॉलरशिप पे होना चाहिए, दूसरा एजेंडा हमारा रिजर्वेशन पे आना चाहिए, तीसरा एजेंडा हमें रोस्टर जो सिस्टम है वो पूरे देश की तमाम यूनिवर्सिटी में इंप्लीमेंट कराना पड़ेगा। जब तक रोस्टर इंप्लीमेंट नहीं होगा हमारे लोगों को प्रमोशन नहीं मिलेगा, और जब तक प्रमोशन नहीं मिलेगा तो हमारे जो पीएचडी स्कॉलर उनको गाइड नहीं मिलेगा, और जब उनको गाइड नहीं मिलेगा तो मजबूरन उनकी फेलोशिप बंद होगी। जब हम अपने आंदोलन लड़ते हैं तो हमारे खिलाफ नोटिस दिए जाते हैं। 17 जनवरी 2025 को मेरे को नोटिस दिया गया। क्यों दिया गया? कि मैंने आवाज उठाई, दिन तय किया गया कि रोहित वेमुला का शहादत का दिन भी यही है, और इसको ह्रास करने के लिए वही सेम डे जो है उन्होंने चुना, और वो नोटिस मेरे को दिया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अपने अंदर इतनी ताकत पैदा करो कि हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और उनको झुकाएंगे। माफीनामा लिखवा के दिया उसी प्रशासन से, उन्होंने लिख के दिया कि हम अपना विड्रॉल करते हैं नोटिस है, और आगे से हम कोई भी ऐसा नोटिस नहीं निकालेंगे। तो साथियों मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें अपने अंदर ताकत पैदा करनी पड़ेगी। मान्यवर साहब काशीराम कहते थे कि डंडा और डंडा, झंडा और डंडा दोनों हमारे मजबूत होने चाहिए। पता नहीं कहां से इस समय कौन सी ताकतें हमारे ऊपर वार करे, झंडा देख के वार करेगी, लेकिन उसका जवाब हमें जो है अपने मजबूत डंडे से देना है, और कलम के साथ साथ हमें बुलेट की भी तैयारी करनी पड़ेगी। वो बुलेट की भी बात जो है बात करनी पड़ेगी, हमें वो सब करना पड़ेगा। आज अपनी रिजर्वेशन को रोकने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, और जो लोग बात करते हैं संविधान की, रन फॉर अंबेडकर की, रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन की, और समानता जो दिवस ये बनाने की बात करते हैं, वो लोग दिखावा करते हैं। उनको याद कराना पड़ेगा कि बाबा साहब के जीते जी किन लोगों ने बाबा साहब को जीतने नहीं दिया, किन लोगों ने बाबा साहब को 26 अलीपुर रोड जो जहां बाबा साहब की अंतिम सांस ली बाबा साहब ने, पूरे दिल्ली में क्यों नहीं उनको जो है या सबको जो है जगह दी, संस्कार के लिए बाबा साहब को जगह क्यों नहीं दी गई, वो उनसे जवाब करना पड़ेगा। आज ये मुखट्टे बदल बदल के आते हैं। एक साथी बात कर रहे थे कामरेडों की, जो बात हो रही थी, तो मान्यवर साहब काशीराम ने उनके लिए बड़ी एक छोटी सी बात कही है कि ये लोग हरे घास के हरे कीड़े हैं। तो हरे घास के हरे कीड़ों से भी हमें बच के रहना पड़ेगा, हमें बच के चलना पड़ेगा। अपने अंबेडकर वादियों से भी मान्यवर साहब काशीराम ने कहा है कि नीले झंडे वाले बहुत आएंगे, जय भीम करने वाले बहुत आएंगे, आपके साथ
बहुजन आंदोलन की बात करने वाले बहुत आएंगे, लेकिन आपने उसका साथ देना है जिस नीले झंडे पर हाथी निशान हो, बाबा साहब का फोटो हो। आप देख सकते हो जो बाबा साहब की पार्टी का जो 40 टुकड़ों में है, जो मान्यवर साहब का आश्रम ने बम से बढ़ाया आज वो 40 टुकड़ों में है। और तमाम जो संगठन है जो हमारे बीच से निकले, यहीं से नेता बने, आज वो किन के हाथों में खेल रहे हैं और वो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तो मेरा साफ शब्दों में ये कहना है कि दुश्मन भी पहचानना हमें सीखना पड़ेगा। जो अपना है वो भी हमें पता होना चाहिए और जो हमारा दुश्मन वो भी हमें पता होना चाहिए। जब तक हम अपने की पहचान नहीं करेंगे तो ये आंदोलन इसी प्रकार से कमजोर रहेगा। ये जो रिजर्वेशन की लड़ाई है ये हम ताऊ लड़ते रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी लड़ती रहेगी। अगर हमें भारतीय संविधान को बचाना है, भारतीय संविधान की उस पॉलिसी पे काम करना है तो हमें एकमत होना पड़ेगा, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, पूरे देश की एक कॉल देनी पड़ेगी, एजेंडे क्लियर करने पड़ेंगे। आज ये मीटिंग जो है शुरुआत होगी है कि हम साथियों से मिले हैं, जुड़े हैं, सबकी समस्या ली है। भाजपा के साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी जिम्मेवारी समझकर आज जितनी भी यूनिवर्सिटीज की जो समस्याएं आई है उसका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर दोबारा से आप प्रोग्राम रखें। हम आपको इनवाइट करते हैं, अगली बार जब भी सारे साथी कहेंगे हम पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम करेंगे, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, जितने भी आप साथी कहेंगे उतने दिन का रहने का, खाने का, पीने का अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन इस चीज की जिम्मेवारी लेता है कि हम वहां बैठकर पूरे देश की चर्चा करेंगे और इस देश में बाबा साहब और तमाम महापुरुषों की, मान्यवर साहब का आश्रम की बात को मैं बोलकर जो है अपनी विराम दूंगा। मान्यवर साहब का आश्रम ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हमें जनसंख्या बढ़ानी पड़ेगी। तमाम यूनिवर्सिटीज में जनसंख्या बहुत है लेकिन हमारे साथ कितनी है इस पे सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और इस विचार मंथन के बाद जो है हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। और जब सड़क पर आएंगे तो हम जीतने के लिए आएंगे, लड़ने के लिए आएंगे, साफ शब्दों में कहने के लिए आएंगे और इन सड़कों पर जय भीम जय भारत कर मान्यवर साहब का आश्रम और मान्यवर साहब का आश्रम के साथ साथ तमाम महापुरुषों की विचारधारा को स्थापित करने के लिए आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी साथियों को जय भीम जय भारत। जेएनयू की धरती पर बिरसा फुले अम्बेडकर, जेएनयू की धरती पर बिरसा फुले अम्बेडकर। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय भीम, जय भीम जय भीम, जय फुले जय भीम, जय भीम जय भीम, जय अम्बेडकर जय भीम, जय भीम जय भीम, जय फातिमा जय भीम, जय भीम जय भीम, जय कांसी जय भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम। जय भीम जय भीम।